प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। भावनगर में किया रोड शो। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना का लेंगे जायजा। कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन से कुछ स्टेशनों पर रेल सेवा प्रभावित, यात्री परेशान। विधि व्यवस्था को लेकर राज्य भर में व्यापक प्रबंध। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला में लाखों बोदरा की जयंती में हुए शामिल। घुसपैठ और आदिवासियों की अस्मिता के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, बड़े आंदोलन का ऐलान। और साहिबगंज जलापूर्ति योजना में विलंब पर हाईकोर्ट नाराज। प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश। रिम्स जीबी की बैठक की रिपोर्ट तलब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने भावनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही राज्य को लगभग 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इकोनॉमी लगभग 2 गुना निवेश बढ़ता है और शिपयार्ड में पैदा होने वाली हर एक जॉब, हर एक रोजगार सप्लाई चेन में 6 से 7 नई नौकरियां बनाती है। मतलब अगर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में 100 नौकरियां बनती हैं तो इससे जुड़े दूसरे सेक्टर्स में 600 से अधिक जॉब्स क्रिएट होती है। इतना बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शिप बिल्डिंग का होता है। साथियों, हम शिप बिल्डिंग के जरूरी स्किल सेट पर भी फोकस कर रहे हैं। इसमें हमारे आईटीआई काम आएगी, मैरीटाइम यूनिवर्सिटीज का रोल बढ़ेगा। बीते वर्षों में हमने कोस्टल एरिया में नेवी और एनसीसी के तालमेल से नई व्यवस्थाएं बनाई हैं। इन एनसीसी कैडेट्स को नेवी के साथ साथ कॉमर्शियल सेक्टर की भूमिकाओं के लिए भी तैयार किया जाएगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले हासिल कर रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। हम देश में बड़े बड़े जहाजों के लिए बड़े पोर्ट बना रहे हैं। सागर माला जैसी स्कीम से पोर्ट्स की कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, बीते 11 साल में भारत ने अपनी पोर्ट कैपेसिटी 2 गुनी कर ली है। 2014 से पहले भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम औसतन 2 दिन होता था। अब आज भारत में शिप टर्न अराउंड टाइम 1 दिन से भी कम हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भावनगर में रोड शो भी किया। इस दौरान सड़क के दोनों किनारों पर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का पुरजोर स्वागत और अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने भी इस दौरान लोगों के अभिनंदन को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक स्थल लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना की प्रगति का जायजा भी लेंगे।
भारत की समृद्ध 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का जश्न मनाने, उसे संरक्षित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना विकसित की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसर माने जाने वाले इस महत्वाकांक्षी योजना में 14 दीर्घाओं वाले एक संग्रहालय, थीम पार्क, लोथल शहर का मनोरंजन और समुद्री अनुसंधान संस्थान शामिल है। NMHC का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन और समुद्री गतिविधियों में भारत की ऐतिहासिक और निरंतर भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना है। इस परियोजना में प्राचीन डॉकयार्ड का पुनर्निर्माण शामिल है। इस परिसर में 4 थीम पार्क होंगे, एक समुद्री और नौसेना थीम पार्क, एक जलवायु परिवर्तन थीम पार्क और एक स्मारक पार्क और एक एडवेंचर पार्क। इस परिसर को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगी, शैक्षिक अवसर प्रदान करेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। हम बात कर रहे हैं लोथल से लेकर आज तक भारत की नौसेना शक्ति की। किस तरह से भारत एक बड़ी समुद्री ताकत था 5000 साल पहले से लेकर, और आज भी भारत का लोहा उसके दुश्मन समुद्र में मानते हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, लोथल। कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन का कुछ स्टेशनों पर असर दिख रहा है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आंदोलनकारी समाज को अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर आज धनबाद के दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल मार्ग के प्रधान खंता रेलवे स्टेशन पर भी उतरे। इस दौरान काफी देर तक उन्होंने रेल ट्रैक को जाम रखा और मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ उतरे प्रदर्शनकारियों ने कुर्मी एकता का नारा भी लगाया। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कुर्मी समाज के प्रदर्शन की वजह से रेल परिचालन पर कुछ असर पड़ा है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन की वजह से बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन में भी रेल सेवा प्रभावित हुई है। आंदोलनकारियों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। ढोल नगाड़ों के साथ उतरे प्रदर्शनकारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। इस आंदोलन को आजसू पार्टी द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। जिला अध्यक्ष सचिन महतो और आंदोलनकारी वासुदेव महतो ने कहा कि मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। जाम हटाने के लिए प्रशासनिक कवायद भी तेज है। 500 की संख्या में जो है आंदोलनकारी ट्रैक पर आए हुए हैं। हमारी 2 ट्रेनें अभी रुक गई है। हम लोग सभी इन लोगों से वार्ता कर रहे हैं। ऐसे सुरक्षा के मद्देनजर उपायुक्त महोदय और एसपी सर के संयुक्त आदेश निर्गत की गई है। जगह जगह फोर्स की तैनाती की गई है। सर्विलांस के माध्यम से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। पूरे चंद्रपुरा में जो है जगह जगह पिकेटिंग लगाकर बड़ी वाहनों को हम लोगों ने रोक दिया है। हमारा हक है एसटी, जो कि हम पहले भी थे, आज भी हम अपना हक मांग रहे हैं। उसी के लिए आज समाज रेल रोका का कार्यक्रम आयोजन किया है और निश्चित तौर पे आज इस बार फैसला आर पार की लड़ाई का है। लोग चरणबद्ध आंदोलन है। रेल टेका का ये चौथा आंदोलन है। हम लोग चरणबद्ध तरीके से हर समाज, गांव-गांव, घर-घर लोग जाग चुके हैं। सरकार को संदेश जाना चाहिए और इसी का सांकेतिक विरोध है और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा समाज विरोध कर रहा है। कोई भी किसी का उपद्रव भी नहीं होगा। हम रेलवे प्रशासन और राज्य प्रशासन से भी अपील करते हैं हमारा मांग को सपोर्ट करें। बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर कुर्मी समाज के प्रदर्शन की वजह से रांची दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन भी बाधित हुआ है, जिससे यात्री परेशान दिख रहे हैं। अभी 8 बजे लगभग 2 घंटे हो गए। कितना परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। 4 बजे शाम को वहाँ से निकले हैं। 9 बजे हम लोग को पहुँचना था। 8 बजे तक बोकारो में है। यहाँ बस स्टैंड भी इतने दूर है बोकारो का। स्थिति की टेंशन नहीं है भैया, बच्चे की टेंशन हो रही है जो रात भर से इतना बीमार पड़ा है। अभी तक तो हमें घर होना चाहिए था, मुझे इसको डॉक्टर पर लेके जाना है। देखो कपड़े इसके उल्टे के पड़े, हगी से पूरा वो भरा पड़ा है। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे किसी चीज की। तो यहाँ ये स्टेशन के जस्ट बाहर चंद्रपुरा स्टेशन है, उसके जस्ट नजदीक में रोक दिया गया है। अब मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सीनियर सिटीजन है हमारे साथ में, ठीक है। अब उनको कैसे लेके जाए, बोकारो तक का जाना है। अब मैंने उतरने चढ़ने सबका दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत हो रहा है, हर तरीके से दिक्कत हो रहा है।
सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बीजाडीह पंचायत के समरसाई चौक पर वारंगक्षिति लिपि के आविष्कारक, महान शिक्षाविद और आदिवासी समाज के पथ प्रदर्शक ओतगुरु कोल लाको बोदरा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के समरसाई चौक पर वारंगक्षिति लिपि के आविष्कारक और आदिवासी समाज के पथ प्रदर्शक ओतगुरु कोल लाको बोदरा की जयंती पर सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक मांगों की गूंज सुनाई दी। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने लाको बोदरा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में श्री सोरेन ने लाको बोदरा को आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की अपनी लिपि होना गर्व की बात है, लेकिन दुर्भाग्यवश झारखंड के स्कूलों में आज भी वारंगक्षिति लिपि में पढ़ाई नहीं हो रही है। पूर्व सीएम ने वारंगक्षिति लिपि को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। पूरा भारत वर्ष में बहुत सा हो भाषा बोलने वाला करोड़ों संख्या में है। आरिसी भाषा से हम लोग, वारंगक्षिति भाषा से अपना प्राइमरी स्तर से हम लोग पढ़ाई करें, इसीलिए ये आज यहाँ पर ओतगुरु लाको बोदरा का मूर्ति में अनावरण हुआ। राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट होने के बावजूद आदिवासियों की जमीनें बेची और खरीदी जा रही हैं। घुसपैठियों के कारण आदिवासी आबादी में गिरावट हो रही है और सरकार चुप बैठी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगरी में रिम्स-2 के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जो सीधे आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। श्री सोरेन ने आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करने की भी घोषणा की और बताया कि भोगनाडीह में 5 लाख लोगों का जुटान होगा। घर बन गया, जबरन क्यों नहीं दिख रहा है वो सब? आदिवासी को गलत दिशा में ले जा रहा है, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? कहाँ का बात कर रहा है वो? जो सीएनटी एक्ट रहते हुए, एसपीटी रहते हुए आदिवासी का जबरन जमीन दान पत्र से लिया जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे वो सब? कार्यक्रम के दौरान मुंडा मानकी, ग्राम प्रधान, शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और हो भाषा के कलाकारों को सम्मानित किया गया। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को जीवंत बना दिया और हजारों लोगों ने इस आयोजन का आनंद उठाया। सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा ने आरोप लगाया है कि झारखंड में अनुसूचित जाति पर उत्पीड़न के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्रीय अध्यक्ष आरपी रंजन ने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान सरकार को घेरते हुए कहा कि तमाम दावों के बावजूद समाज के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। उनके प्रति नकारात्मक है, कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते। आपको विदित है कि अनुसूचित जाति आयोग बना था, जो जब से हेमंत सरकार आई है तब से वो ठंडे बस्ते में बंद हो गया है। कोई उसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी या उसको कोई संचालन नहीं हो रहा है। चूँकि अब हमारे लोग को ये स्थिति है कि जाएं तो जाएं कहाँ, कोई माध्यम नहीं किसी के पास कहने के लिए। रक्षा के क्षेत्र में भारत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, जिसकी बानगी रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम में नजर आ रही है। रांची में चल रहे ईस्ट टेक सिंपोजियम का आज दूसरा दिन है। राज्यपाल समेत अन्य अतिथियों ने कल इस 3 दिवसीय सिंपोजियम का उद्घाटन किया था। डिफेंस एक्सपो में 200 से अधिक कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जहां स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों को देखने का अवसर मिल रहा है। जो डिफेंस और मिलिट्री एप्लीकेशंस है, तो वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बन रहा है। पूरा हम भारत में ला रहे हैं और इंडियन आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस उनको सप्लाई कर रहे हैं एज अ मेक इन इंडिया। डिफेंस एक्सपो में तरह तरह के ड्रोन का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र है। ड्रोन उत्पादन के क्षेत्र में देश अब आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है।
ड्रोन टेक्नोलॉजी को इंडिया में जितना ला सकें उतना लाने की कोशिश कर रहे हैं और सैटेलाइट ऑपरेशंस को जितना इंडिया में ला सके उतना लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सैटेलाइट के मामले में हम इसरो तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारे विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट थे, बट हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंथेटिक अपर्चर रेडार जिसे कहा जाता है इंडिया में ओमनी प्रेजेंट में, जो हम सैटेलाइट में लॉन्च करके। मौजूदा समय में रणक्षेत्र में मिसाइल की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी स्वदेशी मिसाइलों ने आतंक के अड्डों को तहस नहस कर डाला था। डिफेंस एक्सपो में मिसाइल बनाने वाली कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं, जो अपने उत्पादों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आकाश मिसाइल जितनी भी गई थी वो नेचुरली कंटेनर्स जाते हैं और उन सबको आप देखते होंगे कि कितना सटीक इस्तेमाल हुआ, कितना प्रिसीजन के साथ इस्तेमाल हुआ, वो बखूबी इसलिए क्योंकि ये प्रेशराइज कंटेनर में पैक थी। तो ये बेसिकली आपको एम करनी होती है, इसमें एक डॉट दिखता है जो आप प्लेस करते हो, आपको जहाँ फायर करना है एंड आप फायर कर देते हो। तो ये आपको जैसे नॉर्मल गन से जिस पे ये लगी नहीं होती है तो आपको दूर देखने में थोड़ी इशू होती है, फिर आपका गोली यहाँ वहाँ जा सकता है, बट इसके वजह से आप जहाँ पे ये डॉट आपका दिख रहा है वहीं पे एग्जैक्टली ये गन टारगेट करके मार सकती है। समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी कंपनी रांची की गार्डन रीच ने भी डिफेंस एक्सपो में अपने स्टॉल लगाए हैं। कंपनी राष्ट्र निर्माण में महती भूमिका निभा रही है। नेवी को हम लोगों ने मोर देन 100 शिप्स डिलीवर किए हैं। अभी रिसेंटली INS हिमगिरी जो 26 अगस्त को माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के प्रेजेंस में इंडियन नेवी को में कमीशन हुआ है। रांची के खेलगांव में चल रहा डिफेंस एक्सपो देश की बढ़ती सैन्य ताकत का भी जीवंत प्रमाण है। एक समय था जब रक्षा उत्पादों के आयातक के रूप में भारत जाना जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और भारत कई देशों में रक्षा साजो सामान निर्यात कर रहा है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। डिफेंस एक्सपो में देश के विभिन्न राज्यों से रक्षा उपकरणों के निर्माता कंपनियों ने भी भाग लिया है। उनमें से एक बंदूक निर्माता कंपनी के प्रतिनिधि से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। झारखंड की राजधानी रांची में 3 दिवसीय ईस्ट फेस्ट का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर स्वदेशी निर्मित हथियारों की कई सारे स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। उसमें से एक स्टॉल पे हम आए हैं, चलिए हम मुलाकात करते हैं और बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ लाए हैं और क्या कुछ दिखा रहे हैं, खासकर झारखंड वासियों को, देशवासियों को। हिंदुस्तान की फ़ौज के लिए हमने कई प्रकार के टेंडर भरे हैं और जीते हैं। नॉर्दर्न कमांड से लेके ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, हर जगह हमारा ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली ऑपरेशंस में और ऑप्स में यूज़ किया जा रहा है। जहाँ तक कि अब बात करें मॉडिफिकेशंस की तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा ये फ्लैगशिप मॉडिफिकेशन AK-47 का है। 1947 का बना हुआ ये हथियार आज की डेट पे हमने अपनी मॉडिफिकेशन से इतना आधुनिक बना दिया है कि जो भी इसकी छोटी बड़ी खामियां थी वो ठीक कर दी गई। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू इसका था कि इस पर ओरिजिनल में कोई रेल सिस्टम नहीं आता था। ये रेल सिस्टम आज की डेट पे हमारा पेटेंट है, इंडिया पेटेंट है हमारे पास, हमारा डिज़ाइन है और इसकी ज़रूरत पड़ती है कोई भी तरीके का आधुनिक ऑप्टिक लगाने की। अब बात रही ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स, होलोग्राफिक, मैग्नीफायर, स्कोप कुछ भी अगर आप लगाते हैं तो उससे आपकी एक्यूरेसी और इसकी लिथैलिटी बढ़ती है। मॉडर्न वॉरफेयर में ये एक बहुत ही ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। अगर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में हुआ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हम लोगों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया और काफ़ी सारे स्वदेशी निर्मित हथियारों का उपयोग किया गया। क्या लगता है कि कितने कारगर हैं हमारे स्वदेशी निर्मित हथियार? देखो जी, जो AK-47 है वो हमारी इंडिया का सबसे यूज़फुल वेपन है। इसको आप किसी भी मौसम में, चाहे बरसात में ले लो, एल्टीट्यूड में ले जाओ, इसमें सबसे कोई भी रोक नहीं पड़ती है पहले, और आप कैसे भी इसमें फायर कर सकते हो। सबसे बड़ी खासियत इस चीज़ की है। और अभी जैसे आपको पता है ऑपरेशन जो अभी सिंदूर हुआ था उसमें भी इसका यूज़ किया गया हमारे वेपन का, और ये काफ़ी कमांडो में हमने इसको सेल कर दिया है। हम जानना चाहेंगे एक और गन हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है और इसके बारे में क्या बताएंगे? ये जो अभी हमने गन मॉडिफाई करी है, ये गन है 6 शॉट। तो इसमें जो हमने मॉडिफाइड किया है, एक तो पहले इसमें कोई आपका साइटिंग सिस्टम नहीं था, तो स्पेशली हमने ये साइटिंग सिस्टम इसी गन्स के लिए बना रखा है जो 800 मीटर तक कारगर है। इसमें आपके बुलेट ड्रॉप कंपनसेशन है,
इसमें आपका एक रेड डॉट साइड भी ऊपर लग जाती है। सेकंड अप, इसमें जो इंडियन आर्मी में लिया था इसमें चिक रेस्ट अवेलेबल नहीं था, हमने एक चिक रेस्ट भी इसमें अवेलेबल कर रखा है। दूसरा, जो अभी हम इसमें बुलेट यूज़ करते हैं उसकी वजह से रिकॉलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा आता है, तो हमने क्या कर रखा है, एक तो इसमें आपका फ्रंट एंड ग्रिप दे रखा है जो आपके हर पोजीशन पे मूवमेंट करता है, जिसको जो सहूलियत लगती है उस हिसाब से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। दूसरा, ये आपका क्विक रिलीज़ है, मान लीजिए किसी कंडीशन आपको यूज़ नहीं करना है तो कोई इसमें स्क्रू की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको ये करना है, ये आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से स्वदेशी निर्मित हथियार आत्मरक्षा, रक्षा और सुरक्षा में काम आते हैं। सहयोगी विकास के साथ मैं प्रणय प्रभु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले एक दशक में विकास और नवाचार को नया आयाम मिला है। विज्ञान, तकनीक और नवाचार की बात करें तो बीते एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए निर्णयों के जरिए आज देश इतना हाईटेक और सक्षम हो पाया है कि दूसरे देशों पर निर्भर न होकर भारत आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम कर रहा है। विज्ञान और तकनीक में भारत ने कई ऐतिहासिक मोड़ पार किए हैं, जिसमें योजनाएं जमीन पर उतरी, तकनीक गांव-गांव तक पहुंची, विश्व मंचों पर भारत की आवाज बुलंद होने के साथ साथ आकाश और अंतरिक्ष में भी भारत ने कई कीर्तिमान रचे। कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों में फसल विविधीकरण, जैविक खेती को बढ़ावा, उन्नत तकनीकों का प्रसार जैसे पोर्टेबल लाइट ट्रैप, ड्रोन, उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां, एडवांस मशीनरी और विभिन्न प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण और किसानों को प्रशिक्षित करना जैसे कदम शामिल रहे, जिनसे किसानों को खेती में लाभ होने के साथ साथ आय में भी वृद्धि हुई। The famous slogan which he gave, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, that reflects his thinking. Whether it is digital public infrastructure, UPI payments, which is record, Aadhaar, that is all technology which came out with his vision. स्पेस सेक्टर में विज्ञान की नई तकनीकों और स्टार्टअप्स के जरिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में इसरो ने 100 अंतरिक्ष प्रक्षेपण मिशन पूरे किए हैं। 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित चंद्रयान 3 भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित हुआ, क्योंकि इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक लैंडिंग की। स्पेस से प्राप्त तकनीकें, चाहे वो संचार उपग्रह हो, मौसम की निगरानी हो या प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो, आज भारत के गांव-गांव और खेत-खेत तक सेवा पहुंच रही है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों ने बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं की पूर्व चेतावनी, निगरानी और प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। I think his role as strengthening the space ecosystem in India is through various policy interventions. As a Prime Minister, he is the creator of the policy, implementer of the policy, which makes that private space ecosystem can come in all these areas. सेमीकंडक्टर चिप और एआई जैसी तकनीकों ने न सिर्फ अंतरिक्ष में हो रहे मिशनों को आसान बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम और बुलंद किया। सेमीकंडक्टर की भारी डिमांड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया कि इस साल के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनना शुरू हो जाएगी। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और ICET जैसी वैश्विक साझेदारियों के जरिए शानदार पहल शुरू की। भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई के उपयोग की नीतियों के मामले में शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। भारत एआई मिशन के अंतर्गत प्रमुख लॉन्चेस की बात करें तो एआई कोष में भारत एआई डेटा प्लेटफॉर्म, जिसमें 1400 प्लस डेटा सेट, 217 प्लस एआई मॉडल्स और सुरक्षित एक्सेस उपलब्ध हैं। विज्ञान, तकनीक और नवाचार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र यही समय है, सही समय है, वैश्विक पटल पर भारत के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से स्वच्छता अब जन आंदोलन बन चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पहल पर 2 अक्टूबर से विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया जा रहा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 2 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाने जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य सचिवालय और देश भर की मीडिया इकाइयों में 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 5.0 चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य कार्यालयों की स्वच्छता बढ़ाना, समग्र कार्यस्थल वातावरण में सुधार करना और लंबित संदर्भों को कम करना है। इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन डीडी न्यूज और आकाशवाणी इकाइयों का और मुख्य सचिवालय सहित सभी क्षेत्रीय इकाइयों को लंबित संदर्भों की पहचान करने, स्वच्छता और स्थान प्रबंधन में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसमें अभिलेख प्रबंधन, पुरानी सामग्री के निपटान, ई कचरे और कार्यालयों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले अभियानों में किए गए प्रयासों से न केवल कार्यालयों की स्वच्छता में सुधार हुआ, बल्कि राजस्व सृजन, स्थान प्रबंधन और वास्तविक फाइलों के निपटान आदि में भी उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त हुए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के निर्देश पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी कर राम मड़ैया बस्ती से इन अपराधियों को धर दबोचा। इनके पास से देसी कट्टा, राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने त्योहारों के दौरान जिले में बेहतर विधि व्यवस्था पर जोर दिया है। एसडीपीओ सरायकेला के निर्देशन में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा त्वरित इसका सत्यापन करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को राममड़ैया बस्ती के पास से करण कुमार सिंह और टुनू लोहार को अवैध एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपने 3 अन्य साथियों का नाम बताया गया और उनके पास एक राइफल होने की बात बताई गई। इसका सत्यापन करते हुए पुलिस की टीम के द्वारा आगे 3 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और उनके पास से एक राइफल और एक गोली बरामद की गई। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज जलापूर्ति योजना में विलंब पर नाराजगी जताई है। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। रिम्स को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान राज्य सरकार और रिम्स का पक्ष सुना। हाईकोर्ट ने रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक रिपोर्ट शपथ पत्र में तलब की है। सीएम और झारखंड राज्य किसान महासभा के संयुक्त आह्वान पर रांची के सोनाहातू प्रखंड कार्यालय के समक्ष किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन आयोजित हुआ। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यूरिया और खाद की लूट सहित कई जन मुद्दों पर आवाज बुलंद की और प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। राज्य भर में मानसून गतिविधि सामान्य है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस दौरान जामताड़ा में सर्वाधिक 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 25 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। और अब खेल से जुड़ी खबर। एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने जीत की हैट्रिक लगा ली है। टीम इंडिया ने कल ओमान को पराजित किया। भारत ने शुक्रवार को एशिया कप 2025 के अपने आखिरी लीग मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 188 रन बनाए और ओमान को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिया। ओमान की शुरुआत अच्छी रही और उसके बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन टीम 4 विकेट पर 167 रन ही बना सकी और इस तरह भारत ने मैच 21 रन से जीत लिया। अब सुपर 4 में रविवार को भारत का मुकाबला चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने गुजरात को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। भावनगर में किया रोड शो। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना का लेंगे जायजा। कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन से कुछ स्टेशनों पर रेल सेवा प्रभावित, यात्री परेशान। विधि व्यवस्था को लेकर राज्य भर में व्यापक प्रबंध। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला में लाखों बोदरा की जयंती में हुए शामिल। घुसपैठ और आदिवासियों की अस्मिता के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा, बड़े आंदोलन का ऐलान। और साहिबगंज जलापूर्ति योजना में विलंब पर हाईकोर्ट नाराज। प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने का निर्देश। रिम्स जीबी की बैठक की रिपोर्ट की तलब।